नाज़रीन, मगरबी यूनिवर्सिटीज इजराइल के साथ बायकॉट कर रही हैं और जो मगरबी मुल्क हैं वो इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने में इनकारी कर रहे हैं। ये हम आपके सामने शेयर करेंगे। सैकड़ों ईरानी ट्रक्स जो है वो गजा में दाखिल हुए हैं। हसन नसरुल्लाह की तस्वीर ईरानी ट्रक्स पर लगी हुई है और चीन बड़ी खामोशी के साथ अपना काम कर रहा है। चीन की गैर मामूली मुलाकात हुई है, अहमद अल शरा के साथ मुलाकात हुई है चीनी वफद की। एक महीना पहले रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हमें शाम से निकालने की कोशिश हो रही है। अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अहम तरीन दौरा शाम के ऊपर करके गए हैं। ईरान के मामलात आगे बढ़ रहे हैं और चीन जो है वो शाम पहुंच गया है। तो वो जो निकालने की कोशिश कर रहे थे ईरान, चीन और रशिया को, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो धबरदूस हो चुके हैं और अरब समिट में अहमद शरा को बुलाया गया है और चीन उनके साथ जाकर जो है वो मुलाकात कर रहा है। दो टोक इस वक्त अरब समिट के अंदर बात होने जा रही है, जिसमें रशिया, चाइना ऑन बोर्ड है, जिसमें टर्की और ईरान भी ऑन बोर्ड है। और अहमद अल शरा जो पहले खामोशी इख्तियार किए हुए थे इसराइल के हवाले से, अब तो जाकर वहां पर कुछ बात करना पड़ेगी। तो और चीन का वफद वहां पर पहुंच रहा है। उधर अजब मामला हो रहा है। अमेरिका और जो रशिया है वो दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और यूरोप दरमियान में मुंह तक रहा है और पुतिन ने अमेरिका को ऑफर कर दी है कि आप आए और हमसे मिनरल्स ले लें, हम आपके लिए ओपन है। और इसके साथ नाज़रीन नेटो, G7, G20, फलाना, WHO, यूनाइटेड, ये जो सारे अलायंसेस हैं, ये जो सारा स्ट्रक्चर है, इसको भूल जाइए। नई दुनिया बन रही है और उस नई दुनिया के अंदर नए इदारे तश्कील पा रहे हैं, नए अलायंसेस तश्कील पा रहे हैं और उस दरमियान जो इजराइल है उसकी कोई जगह नहीं है। बड़ी गैर मामूली हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत जुल्म किया इजराइल ने, 100 साल हो चुके और 100 साल बाद भी वो कोई जो मीनिंगफुल जो हल है उसके ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। तो अब दुनिया इजराइल का बोझ उठाने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। दुनिया के अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इजराइल का वो मामला जो है वो खत्म हो रहा है। मैं आपके सामने ये तफसील रखता हूं। नाज़रीन, इजराइल की जो 77 साल हैबत है वो अपनी जगह पर, अरबों को, इस्लामी दुनिया को इजराइल का जंगे हराना ये अपनी जगह पर है और जहां पर इस्लामी दुनिया की जानिब से इजराइल को एक अटल हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया कि इजराइल को हराया नहीं जा सकता, वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। बट आई टेल यू के ये जो प्रोजेक्ट इजराइल है वो अब खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें अब माजी की चीजें हैं, वो माजी में हुआ है, ठीक है। लेकिन आज क्या है? आज ये हकीकत है नाज़रीन के जो प्रोजेक्ट इजराइल है वो बाकायदा तौर पर फॉल कर रहा है। जिन जिन बुनियादों पर इजराइल कायम हुआ था अब वो बुनियादें खत्म हो रही हैं और इजराइल ने दरअसल अपनी जड़ें फैलाई हुई थी अपने इत्तेहादी मुल्कों के अंदर और इस्लामी दुनिया के ऊपर उसने एक बर्तरी कायम की हुई थी, इकोनॉमी के जरिए, मिलिट्री के जरिए और एक डिप्लोमेसी के जरिए, एक तमाम इदारों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस था। तो एक बर्तरी उसने इस्लामी दुनिया के ऊपर कायम की हुई थी। लेकिन अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चैलेंज हो चुकी हैं। मैं एक एक करके ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और इसके बाद आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोजेक्ट इजराइल जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इस नई दुनिया में उस पुरानी सोच और उन पुरानी जंगों और ताकत का इस्तेमाल और दूसरों को अपने बराबर ना समझना, 100 साल के बाद फ़लस्तीनियों के राइट्स को रिकग्नाइज ना करना, अब दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। ये बुनियादी बात है। और ठीक है, किसी मुल्क का ख़त्म होना कोई एक ऐसा लम्हा नहीं होता, कोई चंद मिनटों और घंटों के अंदर ये ऐसा नहीं हो जाता, ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन वो प्रोसेस इस वक्त हम होता हुआ देख रहे हैं। क्या फ़लस्तीन ख़त्म हो रहा है? अगर आप देखें, इजराइल तो फ़लस्तीन को ख़त्म कर रहा है ना, क्या फ़लस्तीन ख़त्म हो रहा है या इजराइल ख़त्म हो रहा है? तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं कि बेसिकली इजराइल ख़त्म हो रहा है। मैं 2-3 खबरें आपके सामने रखता हूँ, एक एक बुनियाद इनकी चैलेंज हो रही है। एक तो यूनिवर्सिटीज़ इनके साथ बॉयकॉट कर रही हैं। हमने देखा मुजाहरे हुए यूनिवर्सिटीज़ में, हमें लगा कि क्या उसके बाद कि मामला ख़त्म हो गया, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ है। यही असल बात है कि जो प्रोसेस है वो जारी है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, चाहे वो मीडिया के ऊपर आता है नहीं आता, प्रोसेस इजराइल के खिलाफ जारी है। यूनिवर्सिटीज़ बायकॉट कर रही हैं। अब ये इजराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका है। इजराइल की जो सारी बर्तरी है, इजराइल की जो सारी टेक्नोलॉजी है, उनका जो सारा कुछ है वो कहाँ से आ रहा है? ये यूनिवर्सिटीज़ से आ रहा है। इस्लामी दुनिया में तो एक भी टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है उनके मुकाबले के अंदर, मगरब के मुकाबले के अंदर, लेकिन इजराइल को तो रसाई है, वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, वो मराहत मिलती हैं जो अमेरिकन और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी अपने मुल्कों में नहीं मिलती, जो इनको वहाँ पर एक्सेस मिलती है, जो मराहत और स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इजराइल के साथ बायकॉट कर रही हैं। इजरायली एकेडेमिया फेसिंग एक्सप्लिसिट बायकॉट्स बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज। रिसर्चर्स relations with their colleges abroad have been negatively affected by
boycotts. Researchers reported difficulties in cooperation with international institutions recently. जो इजरायली स्टूडेंट्स हैं, जो इजरायली रिसर्चर्स हैं, वो जाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, ये वो सारा उनके साथ कॉपरेशन होता है। अब क्या हो रहा है, उनके साथ कोई कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन विद यूनिवर्सिटीज अब्रॉड हैज विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ वो जो स्टूडेंट्स हैं इजरायली, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ जाकर वहां पर अपनी रिसर्च या कोलैबोरेशन या जो भी एडमिशंस, एक तो उसमें उनको डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं, उनको डिक्लाइन किया जा रहा है। और दूसरा, अगर इजरायली यूनिवर्सिटीज मतलब बतौर इंस्टीट्यूशन, अगर वो आपको पता है ना कि जब अमेरिका और वेस्ट के अंदर ये सारी स्टूडेंट्स की मूवमेंट चल रही थी, तो वो क्या बात कर रहे थे, उनका मुतालबा क्या था कि जो इजराइल के साथ मुआहदे किए हुए हैं, जो मेमोरेंडम साइन किए हुए हैं, उनको खत्म किया जाए। यह बुनियादी स्टूडेंट्स का मुतालबा था। तो अभी जो इजरायली यूनिवर्सिटीज हैं बतौर इंस्टीट्यूशन भी, अगर वो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी मगरबी इंस्टीट्यूशन के साथ जाकर वो जो कोलैबोरेशन है वो करना चाह रही हैं, तो उनको नहीं उनको ना की जा रही है, उनको एक्सेप्ट नहीं। पहले तो प्रॉपर मतलब उनका प्रोटोकॉल, उनको वेलकम किया जाता था ना। अब उनके इंस्टीट्यूशंस को ना इंडिविजुअली यानी रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को वहां पर कोई वेलकम किया जा रहा है। तो ये इतनी बड़ी चीज है ना। देखिए, हम वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं कि मैदान जंग के अंदर शिकस्त हो गई है, रीजन पोजीशन बदल रहा है, ग्लोबल। ओ भाई, आप एक एक महाज तो चेक करें। कभी दुनिया में आपने किसी का ऐसा कोलैप्स देखा जो यहां पर हो रहा है? यानी दुनिया इस सतह, अगर एजुकेशन की फील्ड में उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बाकी दुनिया में उसको किसने एक्सेप्ट करना है? ठीक है, एक चीज, ये चीज हो गई। अब मैं आपके सामने एक और बड़ा वाकया रखने जा रहा हूं। ये बड़ा गहरा वाकया है और आप याद रखिएगा, आने वाले दिनों में इसके बाकायदा इंपैक्ट जो हैं वो आपको नजर आएंगे। अभी ये एक वाकया हुआ है, लेकिन इससे एक तो इसके इंपैक्ट, और दूसरा इस वाकये के जरिए आपको एक और भी सच जानने का मौका मिलेगा और आपको जानने का मौका मिलेगा और आप कहेंगे कि वाकईतन प्रोजेक्ट इजराइल जो वो खत्म हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में नाज़रीन एक वाकया पेश आया। ऑस्ट्रेलियावी फौज में क्या हुआ है कि उन्होंने कुछ अपने जो सोल्जर्स हैं उनको फारिग किया है। और ये सोल्जर्स कौन है? ये हैं ज्यूस, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है। जैसे मुख्तलिफ मुल्कों में जरूरी तो नहीं है कि एक ही रिलीजन के लोग हों भाई, वो क्रिश्चियंस भी होते हैं, वो ज्यूस भी होते हैं, वो मुस्लिम्स भी होते हैं, वो हिंदूज भी हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे रिलीजन्स के लोग तमाम मुल्कों में रहते हैं और फिर उनको भर्ती भी किया जाता है फौज के अंदर। तो उन्होंने इनको निकाला है और ऐसे भी शामिल हैं जो 19 साल से ऑस्ट्रेलिया की फौज के अंदर जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई फौज को पता चला है कि नहीं, ये तो इजराइल के वफादार हैं ऑस्ट्रेलियाई बॉर्न, ठीक है, और 19 साल से फौज के अंदर हैं। और आपको पता है फिर वैसे भी जो फौज के अंदर या सिक्योरिटी इदारों के अंदर जाता है उनकी किस तरह से सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। लेकिन पता ये चला है कि ये तो इजराइल के वफादार हैं और उसके साथ या तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या फिर ये कर सकते हैं, मतलब इनके पर रिलाय नहीं किया। ये वफादार ऑस्ट्रेलिया के वफादार नहीं है, ये इजराइल के वफादार हैं। मैं दो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। ऑस्ट्रेलिया ऑफिसर स्ट्रिप्ड ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस ओवर इजराइल लॉयल्टी। सोल्जर वाज मोर लॉयल टू इजराइल देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा वो इजराइल का लॉयल था एंड वॉज एट रिस्क ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द मोसाद। और ऐसे रिस्क के ऊपर था कि मोसाद अगर उसको कोई भी काम बोलती तो वो कर देता। 19 साल से वो था डिफेंस फोर्स के अंदर। ही डिड नॉट व्यू द इजराइल एज अ फॉरेन गवर्नमेंट, ही वुड हैंड ओवर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू देम इफ दे आस्क्ड। और वो इजराइल को कोई गैर मुल्की गवर्नमेंट नहीं समझता था। जैसे आप मिसाल को किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आपका अपना मुल्क अपना होगा, दूसरा मुल्क दूसरा होगा। तो वो इजरायली गवर्नमेंट को, इजराइल को कोई गैर मुल्की गवर्नमेंट नहीं समझता था, बल्कि वो अपनी ड्यूटी समझता था कि इजराइल जो मांगेगा वो देगा। और उसने फिर ये वाली इंफॉर्मेशन भी छुपाई, कंसील्ड इंफॉर्मेशन, कि उसने बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज किए इंक्लूडिंग सेल्फ डिफेंस, सिक्योरिटी, फायर आर्म ट्रेनिंग। 2016-19 इसने जाकर जो है वो इजराइल का विजिट किया। और वैसे तो वो एक विजिट वीजा के ऊपर या जिस तरह टूरिज्म के लिए जाता है, लेकिन वहां पर वो इजरायली फोर्सेस के साथ वो कोलैबोरेशन में था और वहां पर उसने ट्रेनिंग्स की। अब बात जरा क्या है, देखें, कोई भी रिलीजन है, चाहे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, कोई भी हैं, अगर किसी मुल्क में जाते हैं तो जब नेशनैलिटी ले लेते हैं तो वो उस मुल्क के वफादार हो जाते हैं। या फिर अगर आप किसी मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, किसी भी रिलीजन के हैं लेकिन किसी मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, उसमें आप पलते बढ़ते हैं, तो आप उसी मुल्क के वफादार होंगे। यानी मुसलमानों का ये नहीं है
कि वो बरतानिया में रहते हैं तो वो वफादार जो है वो सऊदी अरेबिया के होंगे या किसी और मुल्क के, नहीं, अमेरिका में पैदा होते हैं तो अमेरिका के वफादार होंगे। इसलिए तो ये सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, आपका पूरा निजाम इसके ऊपर खड़ा होता है। अब बात क्या है, अब जो असल सच मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि देखिए, ये ऐसे ही दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ये दुनिया की वाहिद ऐसी कौम है जो दुनिया के किसी भी अगर कोने में रहते हैं तो इनकी जो वफादारी है वो अपने मरकज की तरफ होगी। मुसलमान ऐसा नहीं करते, क्रिश्चियंस ऐसा नहीं करते, हिंदू ऐसा नहीं करते, कोई ऐसा नहीं करता। जब नेशनैलिटी मिल जाती है तो हर कोई, और वैसे भी ऑब्लिगेशंस होती हैं, और फौज के अंदर होते हैं या डिफेंस के अंदर होते हैं तो ऑब्लिगेशंस आपकी बढ़ जाती हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये दुनिया के किसी भी कोने में है, दुनिया के किसी भी इदारे में है, चाहे ये किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म में ये बन जाते हैं, किसी बड़े इदारे के अंदर है, जहां कहीं भी हैं, इनकी जो लॉयल्टी है ये अपने मरकज की तरफ है। और ये समझते हैं कि इनका एक पर्पस है, ठीक है, और वो पर्पस है दुनिया के ऊपर डोमिनेट करना, ठीक है। और मरकज आज इनका इजराइल है, लेकिन इजराइल तो 70 साल से है, तो इससे पहले तो इजराइल नहीं था। तो फिर जो भी इनका एक ऊपर तंजीम थी या जो भी इनका एक सेटअप था, इनकी जो वफादारियां हैं वो हमेशा से उसकी तरफ रही हैं। ये आज जो इनके इत्तेहादी हैं उनको एहसास हो रहा है कि अच्छा, ये हमारे अंदर इस तरह से सरायत कर चुके हैं, ठीक है। अब ये मामला पता है क्या, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया है। अब भाई ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, मिसाल ऑस्ट्रेलिया 5 आय का हिस्सा है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो अमेरिका की भी हो सकती है, न्यूजीलैंड की भी हो सकती है, बाकियों की भी हो सकती है, बरतानिया की भी हो सकती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो सबके साथ कर रहा है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये तमाम इत्तेहादी मुल्कों के अंदर कंसर्न चला गया कि अच्छा, ये हैं हमारे दरमियान लेकिन ये लॉयल इजराइल के हैं, यानी ये वक्त आने पर कभी भी, जैसे आप देखिए ना, इत्तेहाद तो टूट रहे हैं, दुनिया तो बदल रही है, तो वक्त आने पर ये हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, ये इजराइल को सपोर्ट करेंगे। किसी भी मुस्लिम के बारे में, हिंदू के बारे में, किसी के बारे में अगर वहां का रैशनल है और वहां पर सारा है रहता है तो वो उनको वो खतरा नहीं होगा। लेकिन इनके बारे में उनको ये पता चल गया है, तो जिस दिन ये काम बरतानिया और अमेरिका में होना शुरू हो गया, आप फिर जो है वो इसके असरात देखिएगा। तो अब दुनिया, इनके अपने इत्तेहादी जो हैं वो इनसे खौफ महसूस करेंगे, ठीक है। और अब मजीद छांटी, क्योंकि ये तो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ठीक है, ये कोई एक वाकया नहीं है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। वो उनके सारे इत्तेहादियों को पता चला है कि अच्छा, ये हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छा, तो अगली बात ये है कि अभी खबर ये भी आ रही है कि यूनिवर्सिटीज हो गया, ये वाला मामला हो गया, और इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ट्रैवलिंग के अंदर। जरा आप हेडलाइन देखिए जिसमें बताता है कि सीरियस चैलेंजेस का सामना है ट्रैवलिंग के अंदर, और खासकर वो अमेरिकन कंपनीज, वो भी मतलब नॉर्मली जो है ना इजराइल आने के लिए तैयार नहीं है। अब वो ट्रंप को बाकायदा तौर पर कहने जा रहे हैं कि अमेरिकन एयरलाइंस जो है जैसे नॉर्मल 7 अक्टूबर से पहले हो रहा था उसी तरह इजराइल आए। तो आप जरा अंदाजा करिए, कोई इनके साथ तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं है, बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है, ज्वाइंट एडवेंचर करने के लिए तैयार नहीं है, इनके इत्तेहादी मुल्कों की एयरलाइंस यहां पर आने के लिए तैयार नहीं है, कंपनीज यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इनके ब्रांड्स आपके सामने जो हालत है, तो हर कोई इनसे सेपरेट हो रहा है। यही कोलैप्स है। और मुझे बताइए क्या कोलैप्स होता है, ये कोई ऐसा कोई मकान तो नहीं है कि उसके ऊपर बम पड़ेगा और वो खत्म हो जाएगा। ओ भाई, ये प्रोजेक्ट है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को आप कह लें कि ताबे करके ये प्रोजेक्ट लगाया गया। अब वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं, ये बुनियादी चीजें। अब फिर देखिए, अभी यूके के जो इन्वॉय है मिडिल ईस्ट का, उसका जरा बयान देखिए। इजरायली ऑपरेशन इन द वेस्ट बैंक हैव डिस्प्लेस्ड 40,000 पैलेस्टीनियंस। ये यूके का मिडिल ईस्ट का इन्वॉय कह रहा है, यानी पहले तो ये सारी इस तरह की चीजें छुपा रहे थे, अब ये खुद ये बातें कर रहे हैं कि इजराइल तो ये जुल्म कर रहा है, हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि इन्होंने सारा असले और हमेशा से सपोर्ट तो रही है, अभी इनकी आर्मी तो कोऑर्डिनेशन के अंदर है, लेकिन अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो बात पता है क्या, बात नाज़रीन ये है कि ठीक है, इजराइल जो है वो अटैक करना, अभी वो बातें हो रही हैं कि ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता है और गजा के ऊपर जंग शुरू करना चाहता है, और इसके लिए वो थ्रेट भी करते हैं, शो ऑफ पावर भी करते हैं, और ये कहते हैं कि वो एलिमिनेट कर देंगे सबको, और विक्ट्री भी क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आप देखें, क्या हकीकतन ऐसा है? क्या ये जो धमकियां लगा रहे हैं, क्या जो विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, या जो आगे करने का बात कर रहे हैं कि ईरान के साथ ये करेंगे, गजा के साथ ये करें, क्या ये ऐसा करने की सलाहियत भी रखते हैं? अभी आप देखिए, जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर है तेहरान में थे कल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया और ईरान की, चीन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है ईरान के साथ, और चीन ने कहा कि मुकम्मल सपोर्ट है हमारी आपको। ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो चुकी है और चीन उसका गारंटर है।
ठीक है। रीजन की आप जरा देखिए, पूरा दुश्मन था वो ईरान का, आज रीजन की पोजीशन देखिए। उधर पुतिन और ट्रंप की दोस्ती हो रही है, ठीक है। पुतिन ने कहा है कि मिनरल्स की डील आप हमसे करें, वो आगे चलकर आपके सामने रखते हैं अगर टाइम हुआ तो। यूरोप में अलग खप पड़ी हुई है, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई रशिया से दूर रहो, जंगबंदी नहीं होगी, और पुतिन कह रहे हैं कि आओ, अमेरिका कह रहे हैं मिनरल्स हमसे लो, और पुतिन कह रहे हैं हाँ, अमेरिकन कंपनीज कह रही हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी ऑफर है, तो हमें इसकी तरफ जो है वो क्यों ना रुजू करना चाहिए। आप देखिए दुनिया 1 महीने पहले कहां खड़ी थी, आज कहां पर खड़ी है। तो क्या ऐसे हमला होगा? यानी अमेरिका वहां तो दोस्ती कर रहा है रशिया से, यहां रशिया और चाइना की पार्टनरशिप है जो है वो ईरान के साथ, और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात भी ठीक हो चुके हैं। तो हमला ईरान पर कैसे हमला होगा मुझे बताइए? मतलब अमेरिका ग्रीन लाइट देगा कि जाओ ईरान के ऊपर हमला करो, और आगे वो रशिया तो पूरी तरह से इन्वॉल्व है वहां पर ईरान में, और पार्टनरशिप है बाकायदा तौर। और चीन के ऑन रिकॉर्ड ये अल्फाज है कि अगर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अगर ईरान पे हुई, अगर हमला हुआ, तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे। तो ये वो ईरान नहीं है जो माजी का ईरान था, आइसोलेटेड था, रीजन भी उसको खत्म करना चाहता था, कोई ग्लोबल पावर भी उसके साथ खड़ी नहीं थी। ये वो वाला ईरान नहीं है, और ईरान की फिर अपनी पार। तो आप सिर्फ बुनियादी बात को समझिए, जो गजा को जो इजरायली फौज नहीं हरा सकती, हमास, आप अंदाजा करें ये कोई मौजज़ा है, ये मतलब क्या है? हमास ने जो पिछली रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, हमास ने अभी तक अपने सारे फाइटर्स इस्तेमाल नहीं किए हैं, ये कोई शुगल की बात नहीं है, ये रियल वॉर हुई है, और उसमें हमास ने इतनी कैपेबिलिटीज दिखाई हैं। तो इजराइल के हैबत थी, उसकी मॉडर्न आर्मी, उसके जंगी जहाज, उसके जो है वो टैंक्स और वॉरशिप्स और मगरबी टेक्नोलॉजी, वो सारी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन क्या वो अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं इस सब के साथ, या इसका उल्टा नतीजा निकल रहा है? तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने हैं। अब इस सब में उनके एम्बिशंस वाजे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं, वो सबको एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करने की सलाहियत भी अब रखते हैं? तो ये उनको भी अंदाजा हो रहा है कि ऐसा करने की सलाहियत वो उनके पास अब नहीं रही है। और चाइना के हवाले से देखिए, चाइना की मुलाकात हुई है, पहला ये वफद है चाइना का जो दमिश्क में गया है। चाइना बड़ी खामोशी के साथ और अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आपको रशिया मुतारिक नजर आता है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, आपको चीन नजर नहीं आता, और मिडिल ईस्ट में तो बिल्कुल नजर नहीं आता। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि चीन मिडिल ईस्ट के अंदर कितना मुतारिक है, और पूरी दुनिया में वो कितना मुतारिक है। रशिया आपको नजर आएगा लेकिन चीन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन चीन हर जगह पर है। अब ये उनकी हर खबर लो प्रोफाइल खबर होगी, उसको जरा वो इग्नोर करेंगे, ज्यादा मीडिया के बारे में लेकर आएंगे। पहला वफद जो है वो शाम पहुंच गया है, और चीन, ईरान और रशिया इनको निकालने की कोशिश हो रही थी, और तीनों का आप देखिए शाम के साथ मामलात किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और उधर अहमद शरा को अरब समिट के अंदर बुलाया हुआ है। अब अहमद शरा तो पहले बात नहीं कर रहे थे इजराइल के हवाले से, अब तो वहां पर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। और अरब जो है वो समिट, उसके अंदर उनको 2 टोक प्लान भी लेकर आना है 4 मार्च को, ज्यादा दिन दूर नहीं है। और हुतीज तो भूल जाइए ना, मतलब हुतीज को तो फिलहाल डिस्कस ही ना करें, जिन्होंने अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जो नेवी इस वक्त है वो अमेरिका की है, उसको शिकस्त दे दी है। तो फिलहाल हुतीज को तो साइड पे रखे ना, अभी तो उनसे हमास नहीं संभाली जा रही, हुतीज को पीछे फिलहाल बिठा के रखें। इसके अलावा जो विटकॉफ हैं, उनका दौरा होना था आज, लेकिन वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल क्यों हुआ है? वो इजराइल देख रहा है कि अच्छा वो तो विटकॉफ आ रहे थे, वो जंग शुरू करवाते और क्या करते, फिलहाल उसका दौरा कैंसिल हो गया है। और इजिप्ट का स्टेटमेंट आया है, इजिप्ट रिट्रेट्स फिल्म रिजेक्शन ऑफ ट्रम्प्स गाजा डिस्प्लेसमेंट प्लान। और शाम से क्या खबर सामने आ रही है? अलीपो के अंदर, हलब के अंदर बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। सीरियंस इन सवेदा अलीपो डिक्राई नेतन्याहूज इंटरफेरेंस इन अफेयर्स। तो शाम में अंदर से वो प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, सैकड़ों ईरानी ट्रक्स जो है वो दाखिल हो गए हैं गजा में इमदाद लेकर, और बहुत सारे ट्रक्स के ऊपर हसन नसरुल्लाह की तस्वीर लगी हुई हैं। हसन नसरुल्लाह की तस्वीर के साथ ट्रक्स इस वक्त गजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने रखता हूं, एक तरफ ये सारा इजराइल का प्रोजेक्ट कैसे फेल हो रहा है, मैंने आपके सामने रखा। अब जिन्होंने इजराइल को कायम किया, वो जो पीछे कंबाइंड फोर्स थी, अब देखें ईरान को कायम रहने के लिए रशिया चाइना की जरूरत नहीं है, ईरान अपनी एक ताकत है और वो लड़ सकता है, कायम रह सकता है। इवन जब से ये इस्लामी इनकलाब आया उन पर तो पहले ही दिन हमला हो गया था, तो उनको कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इजराइल अपने बलबूते पर कायम रह सकता है? ठीक है, इतनी मैसिव सपोर्ट के बावजूद इजराइल की हालत क्या हो गई है। तो वो जो पीछे से मैसिव सपोर्ट आ रही थी उसकी अपनी हालत क्या हो गई है, मैं आपके सामने रखता हूं। फिर यही होता है जब आप इनजस्टिस करते रहते हैं तो एक वक्त आता है वो इक्तदार आपसे छीन लिया जाता है। तो वो अब जरा देखिए, G7 वो बैठकर फैसले करते हैं। G7 का इजलास हुआ है और उसमें अमेरिका ने कहा कि हम तो G7 को मानते ही नहीं है, हम तो G8 को मानते हैं। पहले ये G8 था जिसमें रशिया था, फिर रशिया को निकाल दिया गया। तो अमेरिका ने कहा हम तो G7 को मानते ही नहीं है, रशिया को लेकर आए। और जर्मनी ने कहा है, उन्होंने कहा नहीं जी रशिया को तो नहीं लेकर आएंगे। तो अमेरिका ने कहा है
टाटा बाय बाय, हम इस G7 को नहीं मानते। ये G7 की हालत है। G20 की हालत ये है कि अभी इजलास हुआ है उसका, तो अमेरिका ने शिरकत ही नहीं की, और वहां पर जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है और बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी आपस में झड़प हो गई, तो वो G20 भी फारिग हो गया, अमेरिका उसे निकल गया, ठीक है। और इस दफा G20 की प्रॉपर फोटो नहीं उतरी, वो उधर लड़ाई हो गई। नेटो आपके सामने है, ठीक है। नेटो को आप नेटो भूल जाए, नेटो जो है ना वो बिल्कुल खत्म, और WHO से वैसे वो फंडिंग निकाल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का क्या होगा, IMF का क्या होगा, सबसे बड़ा जो फंड करता है वो तो अमेरिका है। तो वो सारी इंस्टीट्यूशन, और यूनाइटेड नेशन के ऊपर बात हो रही है किसको भी बदलें, ये सारी बॉडी को जाए, उसमें से भी अमेरिका निकल गया। तो आपके सामने इन सारे इंस्टीट्यूशंस की हैसियत क्या है, उस सारे सिक्योरिटी अलायंस की हैसियत क्या है, उस सारी कंबाइंड फोर्स की हैसियत क्या है जो इजराइल के लिए थी। फिर आप देखिए, दुनिया ने ऐसा वैसे सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी ये होगा। जो रेजोल्यूशन का मामला, अब सारी तफसील सामने आई है। एक जनरल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लाई गई, एक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, एक अमेरिका लेकर आया कि यूरोप, दोनों जगहों पर, जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी। सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका रेजोल्यूशन लेकर आया और उसमें उसने रशिया को अग्रेसर नहीं कहा, और बर्तानिया और फ्रांस ने उसको वीटो नहीं किया। वो उन्होंने रेजोल्यूशन को पसंद नहीं किया, वो मीडिया पर कहते रहे कि इसमें अग्रेसर शामिल होना चाहिए, इसका जिम्मेदार रशिया है, लेकिन उन्होंने वीटो नहीं किया और वो पास हो गई। मतलब उनमें ये वो नहीं है जरूरत कि वो अमेरिकी रेजोल्यूशन को जो वो वीटो कर सके। जनरल असेंबली में क्या हुआ, जो यूरोपियन रेजोल्यूशन थी उसको रशिया, नॉर्थ कोरिया, उन्होंने तो रिजेक्ट किया ही किया, अमेरिका ने उनके साथ वोट दिया। नॉर्थ कोरिया, रशिया और अमेरिका यूरोपियन करारदाद को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि मतलब वो मगरिब वो आएगा इसराइल को बचाने के लिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता रहेगा, वो असलहा सप्लाई करता रहेगा। जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है ना, वही नेतन्याहू का अंजाम है, ठीक है। और वो आपकी आंखों के सामने। अभी आप देखें, ट्रंप जो है ना सबसे बड़ा सपोर्टर है इसराइल का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन सपोर्टर है कब तक, यानी देखिए इसराइल अपने आप को कायम नहीं रख सकता है, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए पीछे से। अभी जो असलहा आया है, ट्रंप ने कहा है कि ये इन्होंने खरीदा है, ये मैंने कोई एड नहीं दी है, ये ट्रंप के अल्फाज हैं। तो अमेरिका फर्स्ट है ना, इकोनॉमी के चैलेंजेस है ना, फिर यूरोप तो पैसे नहीं दे सकता, ये तो आप भूल जाना कि यूरोप इसराइल को पैसे देगा, अमेरिका ने देने हैं। तो उसका सदर तो कह रहा है कि मैंने तो एड नहीं दी, इन्होंने तो असलहा खरीदा है, ठीक है। और अमेरिका फर्स्ट, उसको अपने चैलेंजेस हैं, अंदरूनी बेतहाशा चैलेंजेस हैं, बैरूनी बेतहाशा चैलेंजेस हैं। वो इसराइल को अब ये वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस तरह से नहीं दे सकते हैं। और जो सोसाइटीज़ का इम्पैक्ट है कि लोग निकल आते हैं और एक जो डैमेज हो रहा है उनका इमेज, वो सोसाइटीज़ भी मजीद झटका उनका बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। फिर आप देखिए, जो मैक्रोन गए हैं, एक भी बात नहीं मनवा सके हैं ट्रंप से। मैं आपको इख्तलाफात की बात बता रहा हूँ कि वो नहीं कि अच्छा ये पुराना इत्तेहादी है, अच्छा इसके साथ तो खड़े रहना है, नहीं। यहाँ जिस तरह से वो यूरोप और यूक्रेन को अबंडन कर रहे हैं, तो ये कोई इसमें नहीं है कि आज से 4 महीने के बाद इसराइल को भी कहे भैया आप अपना जाने, हम अब नहीं है, और बल्कि आप तो हिसाब दें जो इतने पैसे हमने आपको भेजे हैं। और जो वहां पर एक प्रॉपर, मैं आपको बता रहा हूं, एक सोसाइटी की मूवमेंट जारी है जिसमें पॉडकास्ट हो रही है, सोशल मीडिया है। टकर कार्लसन जैसे लोग हैं जो ट्रंप के बहुत करीब हैं, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, और वो कह रहा है कि इसराइल की तरफ जो हमारे रिलेशंस हैं इनको जरा रिव्यू करो, ये इसराइल का स्पेशल स्टेटस क्या है, इनकी जंगों की वजह से हमारा नुकसान हुआ है और हम इनको एक स्पेशल अंदाज में देखते हैं। क्यों, जब हम बरतानिया को रिव्यू कर रहे हैं तो इसराइल को रिव्यू क्यों ना करें। ये टकर कार्लसन सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है और ट्रंप का बहुत करीब। तो एक सोसाइटी प्रॉपर, एक जो जिसको कहते हैं ना कि आइडियोलॉजिकल चेंज है, उससे गुजर रही है। तो इसमें वो नहीं है कि अच्छा वो इत्तेहादी था और उसके साथ तो खड़े रहना है, नहीं भाई, ये बदल रहा है। मैक्रोन एक बात नहीं मनवा सके और इसीलिए वो जो है वो यूरोप ने अचानक से वो कह रहे हैं फंड बढ़ा रहे हैं, जर्मनी 300 बिलियन और इधर यूके ने बढ़ा दिए, और वो कह रहे हैं, फ्रांस कह रहा है कि हम न्यूक्लियर डिप्लॉय करेंगे। ये सारी खबरें हम पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुके हैं। वो किस लिए, क्योंकि इधर बात नहीं बनी। मैक्रोन जो है ना वो 2 टोक बात करने गए थे कि ये जो आप बयान दे रहे हैं आप ऐसा ना करें, हम आपके पुराने इत्तेहादी हैं, ये है वो है। और ट्रंप ने जो है वो एक बात भी नहीं मानी और प्यूटन के साथ वो बातें कर रहे हैं। और प्यूटन ने कहा है कि जो यूक्रेन के इलाके उन्होंने ले लिए हैं, यहां पर जो मिनरल्स हैं, हम अमेरिका को वेलकम करते हैं कि वो आए और यहां से मिनरल्स निकालें, हमारे साथ डील्स करें। अमेरिकन कंपनीज आए, जो यूक्रेन से इलाके रशिया ने लिए हैं, वो कहते हैं आए, अमेरिका के लिए हम मैदान खोल रहे हैं, यहां से मिनरल्स निकालने ले जाएं, हमारे साथ डील करें, ठीक है, हमसे खरीदे मिनरल्स, ठीक है, हम पाबंदी नहीं लगा रहे, हमारे साथ डील करें। तो वो यूरोप तक रहा। हम तो कह रहे थे कि प्यूटन के साथ कॉल पे भी बात ना करो, उसके हक में भी कोई बयान ना दो, और वो प्रॉपर ट्रेड होने जा रही है, ठीक है। तो ये इस अंदाज के मामलात हैं। अब इस सब में
अगर इसराइल एक नॉर्मल अच्छा हमसाया पुरअमन तरीके से अगर रहना चाहता तो वो रह सकता था, लेकिन वो उस लेवल के ऊपर आया ही नहीं है। उसने कभी अपनी वो सोच डेवलप ही नहीं की है। वो अरबों को अपने बराबर का समझता ही नहीं है। वो यहां पर कोई बराबरी की सतह पर एक अच्छी रियासत बनने के लिए नहीं आया है, वो यहां पर रूल करने के लिए आया है। तो रूल का देखें, रूल फिर आपके सामने है। बुनियादी बात यह कि रूल आपके सामने, रूल हमेशा नहीं होता है, ताकत की बुनियाद के ऊपर होता है। ताकत आपके सामने, उसका तवाजुन बदल रहा है, यह बुनियादी सी बात है। और मैं ये बात आपके सामने इजरायली थिंक टैंक्स की जुबानी रख चुका हूं, ये हमारी कोई अपनी बात नहीं है। इजरायली थिंक टैंक्स की ये बुनियादी बात वो कहते हैं कि इजराइल का क़याम, इजराइल का वजूद इस बात के ऊपर मुज़मर है, जंगी हथियारे, टैंक्स, ये नहीं। आपको पता है जो साउथ कोरिया, आपको पता है जो साउथ अफ्रीका था, जो नेल्सन मंडेला वाला, उसमें वो जो सारी हुकूमत, वो नस्ल परस्ताना जो कायम थी, उनके पास भी न्यूक्लियर था। यानी उनके पास न्यूक्लियर था और वो नहीं बचा सके, ठीक है। तो इसलिए वो छोड़ देंगे, न्यूक्लियर है, वो जंगी हथियारे हैं, वो बेड़े हैं, इससे कुछ नहीं होता। वो एक नॉर्मल अंदाज के अंदर रहना चाहते तो रह सकते थे, चाहे मगरब में फिर जितनी बड़ी तब्दीली आ जाती। लेकिन उन्होंने जिनकी ताकत के ऊपर इत्तफाक ये रखा, वो तो खत्म हो रही है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।